हेलो कॉन्फेक्ट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने पिछले क्लासेस में हमने देखा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था और जिसके अंदर हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया है। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोगों में से जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी हैं उन सारी वीडियोस को मैं कहूँगा कि पहले आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद इस वाली क्लास में आप बैठें। हालांकि इस क्लास का भी आपका एडवांटेज है बट उससे आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंड होगी। अब जो है हमने और साथ में हमने पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने ख़त्म कर लिया था। एक बार हमने क्या क्या देखा है मैं एक बार चाहूँगा कि ये सारी बातें जो हैं एक बार मैं एक बार दोबारा से आप लोगों के सामने एक बार कर लूँ। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था वो मैंने आपको ये कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ था। 1934 से लेकर आपका 1949 एंड देन 1949 से लेकर 1950 तक जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पीरियड था उसमें मैंने सारी बातें सारी स्टोरी आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर जो है कौन कौन सी कमिटीज़ थी, वो सारी की सारी कमिटीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। जो हमारी 13 के 13 कमेटी थी मैंने सारी कमिटीज़ आपको बताई। उसका जो सोर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था। ठीक है, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको सारे के सारे बताए। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है मैंने आप लोगों को जो है जो हमारे क्रिटिसिजम्स हैं, क्रिटिसिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किए जाते हैं वो सारे के सारे मैंने क्रिटिसिज्म भी आपको बताए। उस क्रिटिसिज्म के बाद अगर हम देखेंगे हमने आपको जो है आपका पहला जो कैबिनेट बना था उस कैबिनेट की लिस्ट भी मैंने आपको पूरी की पूरी बताई थी कि किस किस को क्या क्या पद मिला हुआ था। कैबिनेट के बाद अगर हम देखेंगे तो कैबिनेट के बाद हम लोगों ने उसके बाद जो है कैबिनेट के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका जो मेकिंग ऑफ द स्टेट। तो मेकिंग ऑफ द स्टेट स्टार्ट किया था कि जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स कैसे बने थे। प्लस हमने जो है इसके अंदर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था इसके अंदर, जिसके मैंने अंदर आपको आर्टिकल 1, 2, 3, 4 मैंने चारों आपको बता दिए थे। अभी तक का ये कंप्लीट पिक्चर जो है वो मैंने आपको डिटेल तरीके से जो है मैंने आपको दे दिया है। फाइनली अब हम इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो होगा हमारा सिटीजनशिप। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले अगर देखा जाए जिस तरह से इसका ऑर्डर मेंटेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो चैप्टर 1 कह ले या पार्ट 1 कह ले कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत अच्छी तरह से बात करता है किसके बारे में। सबसे पहले कि भाई हमारा देश कितना बड़ा है। जैसे आर्टिकल 1 कहता है कि हमारा यूनियन इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद इंडिया जो है वो कंपेराइज करता है आपका 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में। उसके बाद उसके बारे में लिस्ट देखनी है तो वो शेड्यूल 1 में जाके आप देख सकते हैं। ये सारी बातें जो है आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 2 में बता रखा है किसी अदर टेरिटरी को अगर एक्वायर करना हो तो हम वो भी एक्वायर कर सकते हैं। पार्लियामेंट को एक बार नॉर्मली हमको नोटिफाई करना है और प्रेसिडेंट को इंटीमेट करना है बस। आर्टिकल 3 में हमने बताया कि भाई अगर हमने जो पहले से हमारे यूनियन और हमारे पास जो स्टेट्स जो मतलब हमारे पास स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमारे पास मौजूद थी आर्टिकल 2 में हमने जितने एक्वायर किए उन सब में अगर हमें कहीं पे कोई एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, किस चीज़ का एरिया, नेम और बाउंड्री, इन तीनों में से कुछ भी अगर कम करना है हमें तो हम ये भी कर सकते हैं। ये किसमें आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 में बताया कि 2 और 3 को फॉलो करने के लिए हमें किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आर्टिकल 368 का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हमें उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि ऐसे ये सब चीज़ें ज़्यादातर सेंसिटिव टाइम में होती है और ऐसे में अगर हम पार्लियामेंट के प्रोसीजर के लिए रुके रहे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट दैट पर्टिकुलर टेरिटरी इन इंडिया। तो ऐसे में क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमारा देश कैसे मतलब है, कैसे कैसे चल रहा है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, सारे 28 जो स्टेट्स हैं वो कैसे कैसे बने, उनमें से मैंने सारी कहानी आपको बताई मेकिंग ऑफ द स्टेट के अंदर। साथ में जो है आपका 8 यूनियन टेरिटरी कहाँ कहाँ पे क्या क्या है वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में लोकेट करके दिखाई दिया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैंने आपको लगभग सारी कहानी बता दी है। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये देश के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक बार 1937 के एक रैली के अंदर गए हुए थे। तो रैली में जा रहे थे, तो जब वो रैली में गए तो व्हेन ही एंटर्ड इन द रैली, सो देयर वर अ पीपल ऑफ आई विल से द कम्युनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। तो वो सारे के सारे लोग जब पंडित नेहरू को अपने गांव में जब उन्होंने देखा तो सारे के सारे आवाज़ लगाने लग गए, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और एक माहौल सा बना दिया पंडित नेहरू की एंट्री करते साथ ही। पंडित नेहरू ने रैली की स्टार्टिंग की, उन्होंने एक सवाल पूछा सबसे। उन्होंने बोला कि ये जो आप भारत माता की जय कर रहे हैं, ये भारत माता है क्या, कौन है ये भारत माता?
किस भारत माँ की आप जो है जय की बात कर रहे हैं? जो आप कहते हैं हिंदुस्तान, भारत, ये भारत और हिंदुस्तान है क्या, कौन सी चीज़ है? तो उन्होंने पूछा सब लोगों से, सब लोग शांत हो गए। तब तो बड़े ज़ोर से लगा रहे थे नारे हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय। लेकिन जब ये सवाल उनके सामने नेहरू जी ने रखा कि भारत का मतलब क्या समझते हैं आप, किसकी जय, तो उनमें से एक ने थोड़ी हिम्मत की, उन्होंने कहा कि नेहरू जी, ये जो धरती है यही हमारी भारत माँ है और इसी भारत माता की जय। ये जो गांव है, ये जो हमारी जो नदियां हैं, ये जो हमारी झील है, ये हमारे पहाड़ हैं, ये हमारा जो है यही हमारी भारत माता है और इसी भारत माता की जय की बात हम करते हैं। तो पंडित नेहरू कहते हैं कि ये देश जो है, कोई भी देश सामियानों से, पत्थरों से, नदियों से, तालाबों से देश नहीं बनता है। ये देश बनता है आपसे और हमसे, इंसानों से मिलकर जो है कोई भी देश बनता है, लोगों से मिलकर कोई देश बनता है। अगर 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी मैं हूँ तो 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी आप भी हैं। हम सब लोगों के मिलने से ये देश बनता है। और हम अगर अपना ख्याल नहीं करेंगे, हम अगर अपनी जय नहीं करेंगे, तो हम भारत माता की जय कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि सही मायने में भारत माता हम ही लोग हैं। तो किसकी जय करनी है? भारत के लोगों की जय करनी है। भारत के लोग जितने बेहतर होंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे, उतनी बेहतर हमारी भारत माँ होगी, उतनी बेहतर भारत माता की जय होगी। तो सही मायने में जो जय है वो किसकी है? हम लोगों की है। क्या समझे? अब सवाल ये आता है कि सर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो होता है पीपल, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है पीपल, एक होता है रेसिडेंट, और एक होता है पीपल, एक होता है आपका पीपल, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है पर्सन, एक होता है पर्सन, एक होता है पीपल, एक होता है आपका पीपल, पर्सन। अभी मैंने आपको बताया दैट इज पीपल, पर्सन, रेसिडेंट, और एक होता है आपका सिटीजन। अब फिर एक कन्फ्यूजन आ गई कि इन चार में से किसकी बात कर रहे हैं हम। एक जगह हमने लिख रखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने हैं उसका नाम सिटीजनशिप है। जो पार्ट 2 है, जो आज चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? सिटीजनशिप। आर्टिकल जो है आपका 5 से लेकर और 11 तक है इसके अंदर। तो आखिर किसकी बात कर रहे हैं हम? पीपल की, पर्सन की, रेजिडेंट की, सिटीजन की। ये देखा जाए तो चारों के चारों चीज़ें एक ही जैसी लगती है, लेकिन इन सब में डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं पीपल की, तो ये एक नॉर्मल टर्म है, ठीक है। ये एक नॉर्मल टर्म में यूज होता है, एक जनरल टर्म में यूज होता है। पीपल मतलब लोग, जनरल। और बाकी जो 3 है वो स्पेसिफिक है। उन 3 स्पेसिफिक को छोड़कर बाकी जो कैटेगरी में अगर आप किसी को बोलना चाहे, जैसे इंसान, वो भी पीपल है, लोग, वो भी पीपल है। ये तो नॉर्मल टर्म में हो गया। पर्सन का मतलब हो गया, जब भी लॉ में पर्सन वर्ड लिखा हो तो आपको हमेशा ये बात समझ के चलनी है कि पर्सन मतलब मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। समझ रहे आप? मेल फीमेल। और उसमें भी क्या है? नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जैसे कोई कंपनी है, कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन कौन सी है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, ये सब पर्सन है, लेकिन क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन्स है। और नेचुरल पर्सन्स में कौन कौन से होते हैं? मेल, फीमेल। तो लॉ में जब पर्सन लिखा होता है तो पर्सन का मतलब आपको थोड़ा सा इंक्लूसिवली समझना होता है। तो आपने देखा कि ये पीपल जो है वो इन जनरल यूज़ करते हैं, और ये स्पेसिफिक केस है।
रेसिडेंट का मतलब हो गया कि ये पर्सन जब व्यवस्थित तरह से कहीं पर रहने लग जाता है तो वो वहाँ का क्या बन जाता है, निवासी। दैट इज रेसिडेंट। जैसे मेरा रोज़ का आना जाना अगर मुंबई में है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा रोज़ का आना जाना मुंबई में है, तो रोज़ का आना और जाना है, तो मैं वहाँ का निवासी नहीं हूँ। आई एम नॉर्मल पीपल और पर्सन। लेकिन मैं अगर वहाँ पे रहता हूँ, बसा हुआ हूँ, मैं दिल्ली का निवासी हो सकता हूँ लेकिन मैं मुंबई का निवासी नहीं हूँ। मेरा रोज़ का आना जाना है लेकिन मैं वहाँ का निवासी नहीं हूँ। निवासी कब, जब मैं वहाँ पर रहने लग जाऊँ। जैसे किसी का भारत में आना जाना हो तो पर्सन की कैटेगरी में है, वो पीपल की कैटेगरी में है, वो ह्यूमन की कैटेगरी में है, लेकिन वो रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं है। आप देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि कम से कम 182 दिन भारत में जब बिताया होना चाहिए उस इंसान ने। तो वो सब चलो, वो सब चीज़ें यहाँ भी है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ। उसके बाद सिटीजन। अब ये सिटीजन क्या है, जिसके ऊपर हमारा चैप्टर है, ये समझ आया। इन जनरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल में भी कौन से, मेल फीमेल, और इसमें क्या है, कंपनी, एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो किसी पर्टिकुलर स्टैच्यूरी एक्ट से बने हो तो वो सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन तो होते ही होते हैं। रेसिडेंट में जो कहीं परमानेंटली रहे, जैसे इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1961 कहता है कि 182 दिन कम से कम आप भारत में होने चाहिए, तो आप भारत के क्या कहलाते हैं, निवासी। लेकिन सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट टर्म। ये थोड़ा सा डिटेल में समझने वाली चीज़ है। सिटीजनशिप का मतलब हो गया, सिटीजन का मतलब हो गया कि जब आप इस देश की नागरिकता के लिए एलिजिबल भी थे और आपने क्वालिफाई करके वहाँ की नागरिकता ले भी ली, और आप भारत के संविधान के अंदर, भारत के संस्कृतियों के अंदर, भारत के समाज में व्यवस्थित तरह से रहने का आप जो है संकल्प लेकर यहाँ रहते हैं, और भारत सरकार जब आपको उस पर मान्यता देती है और बदले में आपको उसकी जगह पे एक पहचान पत्र देती है कि हाँ, आज से जो है आप भारत के नागरिक होते हैं, तब जाके बनते हैं आप क्या, सिटीजन। किसी भी देश के अंदर आप जब घूमने जाएंगे तो आप पीपल की कैटेगरी में आएंगे, आप पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। एक लंबे समय तक रहेंगे तो वहाँ पे रेसिडेंट की कैटेगरी में भी आएंगे। लेकिन सिटीजन जब तक नहीं बन सकते जब तक कि वहाँ की सरकार जो है आपको डॉक्यूमेंटेड, लिखित तरीके से आपको ये लिख के ना दे कि आप जो है यहाँ के क्या है, सिटीजन है। तो हमारे देश में भी आप देखेंगे कि सिटीजनशिप को एक्वायर करने के जो है रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। वो रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर एक डिटेल्ड एक्ट है हमारे यहाँ। लेकिन इन सारे एक्ट्स, जैसे सिटीजनशिप एक्ट हमारा है आपका 1955, यही अभी अमेंड हुआ था, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA वो 2020 में आया। तो वो क्या है कहानी, कैसे है, वो सारी की सारी कहानी मैं आपको यहाँ पर रिलेट करूँगा। लेकिन ये सारे के सारे जो लॉज हैं, एक होते हैं सब्सिडरी लॉ और एक होता है मेन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन मेन लॉ है, यहाँ से सारे के सारे हिंदुस्तान के लॉ पैदा होते हैं। ठीक है, सारे के सारे लॉज जो जितने भी हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बने हुए हैं। तो सिटीजनशिप के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है यही आज हमें समझना है। आज का हमारा टॉपिक ही इसी बात को लेकर है, दैट इज सिटीजनशिप। ठीक है ना। तो मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। इसमें आर्टिकल 5, 6, 7 ये 3 आर्टिकल जो है, ये जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय का था। मतलब उसकी रेलिवेंसी आज भी है, लेकिन उस टाइम पे रेलिवेंसी ज़्यादा थी। आज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो है ज़्यादा प्रोविजन डाल दिए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा कम कर दिया है। आर्टिकल 5 हमारा कहता है कि सिटीजनशिप जो है हमारी एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसी थी, इसके बारे में। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि सिटीजनशिप जो है हमारा जो संविधान जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त कैसी थी। सिंपल सी बात है, आप भारत के अंदर आपका अगर जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका अपना खुद का घर है, मतलब डोमिसाइल है, वो भारत का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। जब देश आज़ाद हुआ और पूछा गया कि भाई इस देश के नागरिक कौन कौन कहलाएंगे, तो जिस जिसका डोमिसाइल है वो सारे के सारे, डोमिसाइल मतलब आवास, जिन लोगों का भी भारत में आवास है वो सारे के सारे भारत के नागरिक माने जाएंगे। या तो हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो जो भारत में जिनका जन्म हुआ हो। पहली बात तो घर है आपका, दूसरा है बर्थ, आपका जन्म हुआ हो, तीसरा है आपके पेरेंट्स का जन्म हुआ हो। ये 3 क्राइटेरिया हैं। आपका आवास हो, अगर आपकी आवास अगर भारत में है, आप अगर भारत में पैदा हुए हैं, या आपके माता पिता अगर यहाँ पर पैदा हुए हैं,
यह पिछले 5 साल से, जब से देश का संविधान लागू होना स्टार्ट हुआ है, उसके 5 साल से जो है, मतलब 5 years बैक ऑफ बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 26 जनवरी 1950 से पहले, ये कह सकते हैं आप कि 26 जनवरी 1945 वहाँ से लेकर 1950 तक, अगर आप इस पीरियड में अगर भारत के अंदर आए थे और भारत के अंदर रहने लगे, तो यहाँ से भी, और यहाँ से अगर आपका आवास है भारत के अंदर, तो इन 4 कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, भारत में आपको नागरिकता दी जाएगी। ये कब के, कौन से समय में है, ये आर्टिकल है, ये सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त की नागरिकता के जो कंडीशन थे, वो सारे कंडीशन ये थे कि या तो आप भारत के अंदर आपका क्या होना चाहिए, आवास, या तो आपका आवास होना चाहिए, या तो आपके जन्म होना चाहिए, या तो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, उनमें से किसी एक का जन्म यहाँ पे हुआ हो तो माने जाएंगे। या पिछले 5 वर्ष में जो है आप भारत के अंदर आकर रहने लगे थे, तो आपके पास ये 4 कंडीशन है, तो अनुच्छेद 5 आपको कहता है कि हम आपको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि भारत जो है जब आज़ाद हुआ उसके बाद भारत 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान। अब देखना कि गेम यहाँ से क्या होगी। जो इंडिया के अंदर जिसका घर है वो तो भाई यहाँ का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल है। जो यहाँ पे जन्म ले रहा है वो भी है, जिसके माता पिता यहाँ पे हैं वो भी हैं, और जो 5 साल पहले यहाँ पे रहा है वो भी है। अब ये अनाउंसमेंट हो गई कि हमारा देश आज़ाद हो गया, हम अपना देश बना रहे हैं। अब हम अपने देश के अंदर हमारे कौन कौन से हमारे देश के नागरिक कहलाएंगे, ये तो बनाना पड़ेगा सरकार को एक रजिस्टर। सरकार को ये तो मेंटेन करना पड़ेगा, सेंसस तो निकालना पड़ेगा ना, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सरकारी व्यवस्थाएं तो ऐसी चलती है ना, जब तक सरकार के पास पूरा डाटा नहीं होगा। अगर मान लो कि कल को अगर आप डीएम बन के जाते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और आपको अगर उस ज़िले के बारे में जानकारी विद इन एन आवर अगर आपको चाहिए, 1 घंटे के अंदर आप चाहते हैं कि अगर आपको अपने ज़िले की जानकारी चाहिए, तो कैसे लेंगे आप, क्या करेंगे आप? सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ के ऊपर हाथ मारेंगे सबसे पहले कि 1 घंटे के अंदर आपको आपके ज़िले की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी? कौन सी चीज़ है ऐसी? आपसे अगर पूछा जाए कि आपसे भाई कौन सी चीज़ है जिस पे आप हाथ मारेंगे तो 1 घंटे के अंदर आपको आपके ज़िले के हालात पता चल जाएंगे, तो आप जब भी कभी भी अगर एंट्री करना, मोस्ट ऑफ द टाइम और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जानने वाले, रैशनल लोग क्या क्या दिमाग लगाते। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप इसको देखना, आपको अगर सूटेबल लगे तो इसको एक्सेप्ट करना। जब भी कभी भी जाना तो जो सोशल इंडिकेटर्स की फाइल हो ना, अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा सोशल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जो समाज के सूचक जो है, जिनसे समाज के बारे में पता चलती है, इसकी एक फ़ाइल होती है, जिस फाइल के अंदर जो है आपके एरिया के अंदर का सेक्स रेशियो क्या है, आपके एरिया के अंदर बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इसकी फ़ाइल होगी। पिछले 1 साल 2 साल 5 साल का डाटा इसके अंदर मेंटेन होता है। आपके एरिया के अंदर एजुकेशन रेट मतलब लिटरेसी रेट क्या है, आपके एरिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, रेशियो क्या है, आपके एरिया के अंदर जो है, आपके एरिया के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, आपके एरिया के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, आपके एरिया के अंदर जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। ये सारी की सारी फाइल जो है आपके डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है। आपको कुछ नहीं करना, बस अपने ऑफिसर्स को फ़ोन करके ये मंगवाना है बस। ये सारी की सारी फाइल आपके पास पहुंचेगी। आप देख लेंगे कि भाई आपके एरिया के अंदर जो है सेक्स रेशियो में हाल ये है कि लड़के जो हैं वो 1000 है और उस पर लड़कियां जो है वो सिर्फ 900 हैं। तो इसका मतलब कि 100 लड़कियां यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब सेक्स रेशियो आपके यहाँ पे जो है ठीक नहीं है। जो लैंगिक अनुपात है आपके यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, महिलाओं के लैंगिक अनुपात को ठीक करने के लिए, महिलाओं के बेहतरी के लिए वहाँ पे क्या लाएंगे, नीतियाँ लाएंगे, पॉलिसी लेके आओगे। जैसे कि आप जो है मातृवंदना योजना हो गया आपका, कि महिलाओं को जो है बेबी प्रेग्नेंट करने के समय जो चीज़ें सरकारी जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स हॉस्पिटल तक प्रोवाइड किए जाए। अगर वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो वो उन तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं, और अगर पहुँच भी रहे हैं तो इस तरह के हालात क्यों हैं? ठीक है ना, समझ रहे हो आप बात को, क्या कैसे सिस्टम को कैसे हैंडल करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पे जो है बर्थ रेट जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा है, और डेथ रेट जो है, बर्थ रेट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि आपके यहाँ के लोगों के अंदर जो है फैमिली प्लानिंग को लेकर जो है एक दिमाग एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फैमिली प्लानिंग को लेकर जो है उनके अंदर बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए वो धड़ाधड़ बच्चे पैदा किए जा रहे हैं।
तो आपको उसमें क्या करना है, आपको इस तरह के कैंपेन्स लगाने हैं, आपको अवेकनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए ऐसे प्रोग्राम रखने हैं कि जहाँ पर जो है उनको समझाया जाए कि बच्चे दो ही अच्छे। अब वो सब चीज़ें आप कैसे पता लगाएंगे, जब आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई आपके एरिया का बर्थ रेट क्या है, आपके यहाँ पे अगर लग रहा है कि डेथ रेट ज़्यादा है, 1000 लोगों पे मरने वालों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपके ज़िले के अंदर, तो इसका मतलब हॉस्पिटल में कमी है, हॉस्पिटल आपके यहाँ के लोगों की जान नहीं बचा पा रहा, तो आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे करके आप ज़िले के बारे में 1 घंटे में आइडिया लग जाएगा आपको कि कहाँ पे क्या करना है। लेकिन आप एक बात सोचो कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये जो इतनी ये जो बढ़िया डाटा जो आपके सामने है, ये सारा का सारा, ये डाटा लाया कौन होगा? ये भी तो सोचने की बात है ना, ये डाटा आखिर बना कौन रहा है, ये डाटा आ कैसे रहा है? तो आपने सोशोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसके अंदर बताते हैं कि ये जितने भी डाटा हैं ये सेंसस के माध्यम से हमें पता चलते हैं। और सेंसस को कौन लेता है हमारे यहाँ पे, CSO और NSSO। अब तो खैर दोनों एक ही हो गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये घर घर जाकर क्या करता है, आपके घर घर जाकर जो है पता लगाता है कि भाई जनसंख्या कितनी है, परिवार में कितने लोग हैं। ये हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से चेक करके लेके आते हैं कि हेल्थ रेट का डाटा क्या है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड पता लगाते हैं कि भाई 16 साल से लेकर 45 साल या 55 साल के लड़के कितने हैं, या उम्र के लोग कितने हैं किसी देश के अंदर। हमारे देश के अंदर 64.3% अभी हाल ही में डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है। मतलब क्या कि 100 में से 64 लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो कमाने वाले लोग हैं, जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा है किसी भी देश के अंदर। समझ रहे आप? इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड। अभी बेरोजगारी बहुत चरम पे है, क्यों? क्योंकि कमाने वाले लोग बहुत है ना, और सरकार के पास हर किसी को नौकरी देने के लिए नौकरी है नहीं। समझ रहे हो? जब तक इनफॉर्मल और प्राइवेट सेक्टर्स जब अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तब तक हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट नहीं आने वाला। तो ये सारा का सारा जो सीन है, ये सब की सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है, सेंसस से। और सेंसस में ही हमें आइडिया लगता है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, क्या नहीं है, जो कुछ भी है। और हमारी पॉपुलेशन के बारे में कैसे पता चलेगा बताओ सेंसस वालों को? तो सरकार ने एक सिटीजन्स का एक लिस्ट बना रखा होगा, सिटीजन्स हमारे यहाँ कितने रहते हैं, उन सिटीजन्स के लिस्ट के आधार पर सरकार ये सब चीज़ें चेक करती है। नहीं पता चलता है तो घर घर जाके जनगणना करती है। अब तो खैर वो चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन मैं कभी कभी ये सब भी चीज़ें करती है सरकार, और तरीके से निकाल लेती है डिटेल। तो सरकार के पास जब सिटीजन का लिस्ट होगा तभी तो सरकार ये सारे काम कर पाएगी ना। तो इसीलिए सरकार को सबसे पहले जो है देश बनाने के बाद क्या चाहिए कि सिटीजन की लिस्ट बनाओ। इसीलिए देखो कि लिस्ट सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, आपका जो है सिटीजनशिप को ऐड किया गया और बताया गया कि पहले तो ये देख लो कि भारत में ऑलरेडी सिटीजन्स कितने हैं, और उसके बाद जो बाकी हमारे देश में कोई चाहता है हमारे देश की नागरिकता लेना, तो उसके लिए क्या क्या तौर तरीके हैं। तो ये आपका हो गया सिटीजनशिप के अंदर 4 तरीके जो आज़ादी के समय थे। आर्टिकल का भी नाम सेम है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, आज़ादी की शुरुआत के समय कैसे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत के समय कैसे थे। आर्टिकल 6 की कहानी कुछ इस तरीके से है, जो भारत में थे, जिनका भारत में घर था, जन्म हुआ, माता पिता यहाँ के हैं, और जो क्या कहते हैं आपका 5 साल यहाँ रहे, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो जो पाकिस्तान की साइड जो लोग रह गए होंगे, वो लोगों का भी, उन लोगों का भी घर जो है भारत में ही था ना। अनडिवाइडेड इंडिया अगर देखे तो उसमें तो पाकिस्तान तो हमारा ही था, तो घर तो उनका यही था। लेकिन अब तो पार्टीशन की वजह से उनका घर उधर चला गया ना, या उधर चला गया आपका पूर्वी पाकिस्तान में। तो इनकी क्या गलती है यार, इन लोगों ने थोड़ा पार्टीशन किया था, तो इनकी भी तो सिटीजनशिप बनती है ना। साथ में जो है इनका जन्म, अब इनका जन्म भी मान लो पहले जब 1942 में अगर जन्म हुआ तो भाई इनका जन्म जो है मान लो आपका, जैसे आपके दिलीप कुमार साहब है, अब दिलीप कुमार साहब का जन्म जो है पेशावर में हुआ, लेकिन दिलीप कुमार साहब हमारे देश के जो है एक्टर्स में माने जाते हैं, हमारे देश के नागरिक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो वहाँ से यहाँ आ गए होंगे। तो जो लोग वहाँ से भी वापस आ रहे हैं, वो जो पाकिस्तान में जो लोग रह गए और पाकिस्तान से जो लोग निकल कर जो है हमारे यहाँ पे आ रहे हैं और भारत को जिन्होंने अपना घर अपना देश माना, उन लोगों को अब सिटीजनशिप कैसे दे, तो इसके लिए बनाया गया आर्टिकल 6। ठीक है ना। आर्टिकल 6 में क्या है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर माइग्रेट हो रहे हैं उनके लिए हमने क्या किया आर्टिकल 6 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और ऐसे करके जो है हमने इसके अंदर फाइनली स्टार्ट किया। यहां पे हमने कहा कि हम आपको दे देंगे, इसके लिए हमने एक परमिट लाइन बनाई, परमिट डे बनाया हमने इसके अंदर कहा कि हम एक परमिट डे के हिसाब से जो है देंगे। तो हमने कहा कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई आ गया है, 19 जुलाई 1948 से अगर पहले कोई अगर आ गया है तो उससे हम कोई परमिट नहीं लेंगे, लेकिन उसके आने के बाद वालों के लिए हमें सिटीजनशिप हम उनको भी देंगे,
लेकिन उनको परमिट लेके आना पड़ेगा, और परमिट के लिए 180 दिन का इंतजार करना था। 180 दिन के बाद जब वो परमिट आ जाएगा, आपको क्या दे देंगे, भारत के अंदर भारत की नागरिकता दे देंगे। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा तो सरकारी काम होता है ना, पता तो लगाना पड़ेगा ना क्या कैसे है। आप जैसे लाखों लोग हैं तो लाखों लोगों को हमें देखना है, तो आप तो अपने हिसाब से अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन सरकार तो को तो ज़्यादा लोगों को देखना होता है, तो वो आपसे 180 दिन मांग रहे हैं, 180 दिन में आपको दे देंगे। और वो कह रहे हैं कि अगर 1948 से पहले ही अगर आप आ गए थे तब तो हम परमिट भी नहीं मांगेंगे। इस वाले आर्टिकल का और इससे ऊपर इससे बगल वाले आर्टिकल का बड़ा मिसयूज हुआ, मैं आपको बताऊं। इस वाले आर्टिकल का बड़ा मिसयूज हुआ, इसका आर्टिकल 6 और आर्टिकल 5 का। आप सही से देखेंगे अगर एक तरह से, इन्होंने आधार क्या बना रखा है, भारत में जन्म। और जन्म किस कैसे कैसे हो सकता है, आप जन्म के क्या क्या तरीके हो सकते हैं आप देखो। अब जैसे पाकिस्तान को जो है लोगों को भरना होगा इंडिया के अंदर, अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को अगर इंक्रीज़ करना हो, तो पाकिस्तान के अंदर ये सारे के सारे जो हैं, मतलब पाकिस्तान में आपको पता है मुस्लिमों में एक से ज़्यादा शादी करने का रिवाज है पाकिस्तान के अंदर। तो खासकर अब तो कई सारे स्टेट, जैसे इंडिया में नेशनल फैमिली प्लानिंग आई तो हिंदू के साथ साथ मुसलमानों ने भी अपने आप को जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। वरना सऊदी अरबिया में तो 10 बच्चे 10 बीवियों का जो है कॉन्सेप्ट था। पैगंबर मोहम्मद पे इतने विवाद हुए अभी हाल ही में नुपुर शर्मा के बयान से। पैगंबर मोहम्मद के ज़माने में तो 10 बीवियाँ रखने का जो है वहाँ पे नियम हुआ करता था कि 10 बीवियाँ रखनी है, बट द पर्पस वॉज डिफरेंट पर्पस। पैगंबर मोहम्मद का पर्पस बहुत डिफरेंट था। आप कभी जानेंगे अगर जो इंसान 25 साल की उम्र में किसी 40 साल की लेडीज से जो है विवाह कर रहा है, एक नौजवान लड़का एक 40 साल की लेडीज से शादी कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो गया कि कोई हवस और अय्यासी तो मकसद नहीं होगा, कुछ और ही होगा, किसी और चीज़ पे ही दिल आया होगा, कोई किसी और चीज़ से ही लगाव पैदा हुआ होगा। और 55 साल की उम्र में 9 साल की लड़की से कर रहे हैं, तब भी चेहरा। और ये बेगम आयशा से बताते कि 6-9 साल की उम्र में जो शादी की थी, 9 साल ऐसे तो है, बेगम आयशा बताते कि ये मरते मरते भी जो है पैगंबर मोहम्मद के जुमा पर बस एक ही नाम रहता था, खदीजा खदीजा खदीजा, बेगम खदीजा, वो जो 40 साल की थी। तो पर्पस तो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या था कि एक से ज़्यादा शादी करने का भी रिवाज है। अब वो क्या करते कि वहाँ पे प्रेग्नेंट किया पाकिस्तान के अंदर, और ताजमहल घुमाने के लिए इंडिया में लेके आए, और इंडिया में भी प्रेग्नेंट हो गई। अब इंडिया में जो प्रेग्नेंट हो गई तो भारत में जन्म हो गया बच्चे का, और जब भारत में जन्म हो गया तो सिटीजनशिप किसकी वो एलिजिबल हो गया लेने के लिए, भारत की। फिर भारत के हॉस्पिटल में पैदा हुआ होगा तो भारत के सिटीजनशिप लेने के लिए वो एलिजिबल हो गया। कोई मान लो कि कोई जो है आपका यूरोप से कोई जो है अपनी फ़्लाइट लेके आया, और मान लो एरोप्लेन जा रहा था इंडोनेशिया, और जाते जाते वो जो है लेडी प्रेग्नेंट थी। पहले के ज़माने में तो इस तरह से भी होते थे बच्चे पैदा, 70 से पहले तो घरों में बच्चे पैदा हुए हैं। अब वो कोई एरोप्लेन से जा रहा है, अगर मान लो कि इंडिया के ऊपर अगर जो है वो चीज़ एरोप्लेन जब गई तो उसमें वो प्रेग्नेंट हो गई, तो आपको तो पता होना चाहिए किसी भी देश की टेरिटरी सिर्फ ज़मीन नहीं होती, आसमान भी होता है। नो फ्लाई जोन है हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है नो फ्लाई जोन है। अगर हमारे नो फ्लाई जोन के अंदर कोई देश जाता है तो जाहिर सी बात है हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई मान लो जा रहा है, कोई एरोप्लेन जा रहा है, और उसमें से अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो वो भी तो भारत में पैदा हुआ, फिर तो उसको भी सिटीजनशिप देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप किस तरह से मिसयूज़ हो सकता है इसका। और पाकिस्तान ने दबा के मिसयूज़ किया इसका। वो लोड वहाँ पे कर लेते थे, अपलोड यहाँ पे करते थे। लिटरली इट वाज अ रियली अ गेम। और इस हिसाब से जो नुकसान हमारा हो रहा है कि हमें हर साल सिटीजनशिप देनी पड़ रही है। मैं अभी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सॉल्यूशन क्या निकला वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन उसके बाद आर्टिकल 6 मैंने आपको बताया। आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 तो ये कहता है कि भाई भारत में सिटीजनशिप लेने के लिए जो है, मतलब भारत में जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। आर्टिकल 6 में बता दिया कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह गए उन लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। तो मैंने बता दिया उनके लिए 19 जुलाई 1948 को जो है परमिट डे का एक लाइन बना दिया गया। ये डेडलाइन है कि इससे पहले वाले आए तो उनसे नहीं लेंगे, जो बाद में आएंगे तो उनसे लेंगे। उसके लिए 180 दिन इंतजार करो, फिर हम दे देंगे आपको। ये तो वो हालात है जो पाकिस्तान में रह गए थे हमारे लोग। लेकिन तीसरी कंडीशन ये भी तो आ सकती थी सिटीजनशिप के मतलब कि शुरुआत के दिनों में, कि जो इंडिया में रह गया हो और जो पाकिस्तान जाना चाह रहा हो, जो वहाँ के लोग यहाँ आना चाह रहे थे तो यहाँ के लोग वहाँ भी तो जाना चाह रहे होंगे, और बहुत से लोग हैं।
तो हमें उनसे भेजना होगा। अब ऐसा हो सकता है क्या, आप एक बार सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ये तय किया कि हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना, बहुत से लोगों ने तय किया, बहुत से मुस्लिमों ने तय किया कि नहीं नहीं हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना, हमारा मुकद्दर जो है वो पाकिस्तान में ही है, तो वो लोग पाकिस्तान गए। हमने तो क्लियर कर दिया था कि हिंदुस्तान, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे किसी भी धर्म का अगर इंसान हमारे देश में रहना चाहे हम उसे नागरिकता देंगे। जो बाखुशी बाइज्जत अगर जाना चाहता है पाकिस्तान तो वो जा सकता है, उसके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। तो बहुत से लोगों को लगा कि भाई हमारा जो मुकद्दर है वो पाकिस्तान में, हम तो जाएंगे, वो चले गए। लेकिन जब वो पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान में रहने लग गए, तो पाकिस्तान में रहने के बाद उनको वहाँ की व्यवस्थाओं से पता चला कि इनसे ना संभलने वाला देश। इनको समझ में आ गया कि यार ये तो हमने गलत चुनाव कर लिया। और भारत के अंदर देख रहे हैं कि 3 साल के अंदर संविधान बन के तैयार हो गया। भारत के अंदर जो है अलग अलग धर्म, जाति, मजहब, भाषा, तहजीब, जुबान, आवाज़, अंदाज, संस्कृति, त्यौहार के लोगों को जो है एक साथ जो है तवज्जो दी जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ पर मिलिट्री रूल शुरू से ही चल रहा है। तो वहाँ के लोगों को लगा कि यार ये तो हमने गलत चुनाव कर लिया। अब जो लोग भारत से गए थे पाकिस्तान, अब वो चाहते हैं वहाँ से पाकिस्तान से वापस भारत आना। क्या ये पॉसिबल है? कई सारे हिंदू भी गए थे, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के एंगल से सोचना, बहुत सारे हिंदू भी गए थे इंडिया से। उनने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ वेरी कन्विंसिंग पर्सन। उन्होंने बड़े आसानी से कन्विंस करके बहुत सारे हिंदुओं को भी वहाँ ले लिया। राजस्थान के तो कई सारे, बीकानेर हो गया, जैसलमेर के राजाओं को तो इन्होंने कन्विंस कर लिया था। वो हनुमंता राव के बारे में अगर आप पढ़ेंगे या जानेंगे तो देखेंगे आप, उन्होंने कन्विंस कर लिया था। लेकिन वो फिर भी अपने आप को बचा के ले आए, क्योंकि सरदार पटेल भी थे इधर साइड से खिलाड़ी नंबर 1। तो बहुत से हिंदू गए, उनको लगा कि पाकिस्तान में जो है हमारा वर्चस्व रहेगा। जब वहाँ पहुँचे तो उनका वर्चस्व जो है वो ढीला हो गया। और उसके बाद अब वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं यार हमें नहीं रहना पाकिस्तान, हमें इंडिया वापस जाना भैया, हाँ भैया वापस जाना भैया। अब वो वापस आना चाहते हैं। आप मना कर देते क्या? आप कहते कि भाग रहा नहीं भाग रहा यहाँ से। जब कह रहे थे कि इंडिया में रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तब तो मान नहीं रहा था। आप मना कर देते? सरकार नहीं कर पाती है मना। सरकार के बहुत सारे रीजंस होते हैं। थोड़ा नेगेटिवली अगर बोलूँ तो जैसे कि वोट बैंक, सबसे बड़ा फ़ायदा सरकार का होता है। अब 50,000 लोग वहाँ से आ गए, हमने दे दी उन्हें सिटीजनशिप, तो 50,000 लोग किसके गुण गाएंगे हमेशा? हमारे। तो हमारे 50,000 पक्के वोट। सरकार अक्सर इसलिए भी बचा लेती है, लेकिन खैर ये पर्पस नहीं था। शुरुआत के लीडर्स क्या मतलब बड़े पद पे बैठे हुए सारे लीडर्स अच्छे ही होते हैं, मैं ये मानता हूँ। उनको क्या चाहिए, उनको सब मिल गया है, ठीक है। ये जो गली मोहल्ले वाले जो होते हैं ना कर्मठ कार्यकर्ता पिछले 20 साल से, ये फालतू के नखरे दिखाते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से गालियाँ खा रहे होते हैं, एक दूसरे लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। ये आपस में कपड़े फाड़े जा रहे हैं एक दूसरे के, और ऊपर वाला बैठ के अंगूर खा रहा है। वो हिंदू मुस्लिम, एक बार वो चुनाव के समय बाहर निकलता है, वो हिंदू वाला मुस्लिम को गरी आता है, मुस्लिम वाला हिंदू को गरी आता है। उसके बाद वापस जाके पार्लियामेंट में दोनों के दोनों साथ में अंगूर खा रहे हैं बैठ के। उनको कोई टेंशन ही नहीं है। वो दलित वाला ब्राह्मण के साथ बैठ के खा रहा है, ब्राह्मण वाला दलित के साथ, क्षत्रिय के साथ, सब बैठ के खा रहे हैं एक दूसरे के साथ। इंजॉयमेंट चल रहा है पूरा का पूरा। वहाँ के पार्लियामेंट के कैंटीन के अंदर इंजॉयमेंट चल रहा है इन लोगों का, पूरा पूरा इंजॉयमेंट। और ये बाहर ये 20-20 साल 15-15 साल के जो अपने आप को बताते हैं कि हम जो है भाई साहब एकदम जुझारू कार्यकर्ता हैं हम भारतीय जनता पार्टी के, हम एकदम बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। अरे तू कुछ ना रखता, तेरा इस्तेमाल हो रहा है। तो मगर खैर राजनीति में इसी तरह से सफ़र तय होता है किसी भी इंसान का, तो चलो ठीक है वो कर रहे हैं। लेकिन दे डिसाइडेड कि नहीं हम देंगे सिटीजनशिप यार। अबे शाम को क्या कहते हो, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो फिर आ गए, फिर हमने कहा चलो ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसी दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे खड़े होकर बोला मुस्लिमों को जो जा रहे थे पाकिस्तान कि कहाँ जा रहे हो यार, हैं किधर जा रहे हो? ये हिंदुस्तान, ये तुम्हारा मुल्क, ये तुम्हारा देश, तुम इसी के बासिंदे। तुम्हारे अब्बा जानों ने जो है सींचा है हिंदुस्तान की कई गलियों को। ये कहाँ जा रहे हो इनको छोड़कर यार? यहाँ रहो, भरोसा करो अपने इस देश के ऊपर। यहाँ पे तुम खेले हो, बड़े हुए हो, पले हो, कहाँ जा रहे हो इसे छोड़ के यार? तो वहाँ के सारे मुस्लिम जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद साहब हमें एक बात बताया कि कल को अगर मान लो अगर हमारे साथ जो है, अगर मजहब के नाम पे अगर हमारे साथ कभी सियासत होती है, अगर सरकारें जो है वो मजहबी तौर तरीके से अगर हमारे साथ अन्याय करती है,
तो कौन बचाएगा हमें? आप बचाएंगे? हमारी औलादें जो कल को रहेंगी, उनके साथ अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार होगा तो उन्हें कौन बचाएगा इन्हें? आप बचाएंगे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि तुम्हें इस देश का संविधान, तुम्हें इस देश का आइन बचाएगा। मेरी क्या औकात इस आइन के सामने? मेरी क्या औकात संविधान के आगे? और संविधान के आगे किसी की क्या औकात? तुम्हें इस देश का संविधान, तुम्हें इस देश के आइन पे एतबार करना होगा। तुम्हें थोड़ा सा सहिष्णुता रहना पड़ेगा इस चीज में। तुम्हारे पास जुडिशरी है, तुम्हारे पास लेजिस्लेचर के रास्ते खुले हैं, तुम्हारे पास एग्जीक्यूटिव के रास्ते खुले हुए हैं, तुम्हारे पास देश के संविधान के रास्ते खुले हुए हैं। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खुला हुआ है, आर्टिकल 226 ऑफ द जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुला हुआ है। आप इन रास्तों को इख्तियार करना और अपने लिए, अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठाने के लिए जो है तुम्हारे पास सबसे जो बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी ताकत जो तुम्हारे साथ हमेशा बन के खड़ा रहेगा, वो देश का संविधान है। वो आप देखो, वो जो हैदराबाद के असरुद्दीन ओवैसी हैं, वो क्यों वो इतना प्रभावशाली नेताओं के तौर पे जो है हिंदुस्तान में मुस्लिमों के बड़े नेताओं में उभर के आ रहे हैं? क्यों? ही इज़ अ बैरिस्टर, ही नोज अबाउट दैट व्हाट इज़ द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो जानते हैं कि देश के संविधान की क्या पावर है, वो जानते हैं कि देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या पावर है। इसके हिसाब से, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटोकॉल के हिसाब से देश के एक कॉमन मैन को भी और देश के एक जो है सुपर मैन को भी, जो है एक सीनियर मैन को भी, जो है एक प्रधानमंत्री तक को भी और एक कॉमन सिटीजन को भी जो है सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ, आप जाओ आर्टिकल 14 पढ़ो, आप उसमें देखो इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या कहता है। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कॉमन मैन हो, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंस जो है, दैट इज अ कंडीशन बिफोर एवरीवन। हमने राष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ा, हमने 361 में कहा कि ठीक है जब तक ऑफिस में है देख लेंगे, नहीं उसके बाद जब बाहर निकलते साथ ही उन पर ही प्रोसीडिंग चलेगा। ये क्या है? करेंगे नहीं हम ऐसा राष्ट्रपति के साथ, करना भी नहीं पड़ता है कभी ऐसा, जरूरत भी नहीं पड़ी आज तक, वरना पड़ेगी कभी जरूरत। लेकिन ये मैसेज है अपने आप में कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक आईने से देखता है। ये देश का आइन सबको एक साथ देखता है। आप जाओ न्यायालय के अंदर देखो, और न्याय की मूर्ति ने अपनी आंखों में पट्टी क्यों पहन रखी है? वो बताना चाहते हैं कि मुझे दिखाई नहीं देता कि मेरे आगे अमीर खड़ा है या गरीब खड़ा है, मुझे दिखाई नहीं देता कि मेरे आगे बड़ा है या छोटा है, मुझे दिखाई नहीं देता कि मेरे आगे महिला है या पुरुष है, मुझे दिखाई नहीं देता कि मेरे आगे किस जेंडर के, किस कम्युनिटी के लोग हैं। मैं सबके साथ एक बराबर इंसाफ करूंगी। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है और आप कह रहे हैं कि हम जो है, हमारे साथ जो है जाति होती है, हमें बचाने वाला कोई नहीं, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। अरे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, पढ़ो यार। ये पॉलिटी की क्लास पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, इस पूरी की पूरी सीरीज के साथ टाइम बिताओ। आई एम टेलिंग यू, मैं आपकी मेंटल और प्लस इंटेलेक्चुअल दोनों अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ। ये फैक्ट्स कंटेंट से कुछ नहीं होने वाला। आर्टिकल 5 इज नॉट रेलिवेंट राइट नाउ। गेटिंग द पॉइंट? These articles are relevant at the time of the constitution। अब इसकी जगह पे सिटीजनशिप एक्ट जो है आपके अमेंडमेंट्स के, वो चलते हैं। इसका सिर्फ रेफरेंस यूज करते हैं हम, समझ रहे हैं? इसके पीछे की जो कहानियां है वो समझो। तो आर्टिकल 7 में कहा गया कि जो इंडिया में था फिर पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से फिर वापस इंडिया आना चाहता है, हम ऐसे लोगों को भी सिटीजनशिप देंगे। हम ऐसे लोगों को भी सिटीजनशिप देंगे, बस ज़्यादा नहीं, 6 महीने रुक जाओ, 180 दिन रुक जाओ, हम तुम्हें भी दे देंगे। दिस इज आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 के बाद जो है आर्टिकल 8 क्या कहता है? अब बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने देश के अंदर जो है देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो देश के बाहर रहकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो खुद देश के थे, भारत के थे, लेकिन वो बाहर जाके लड़ाई लड़ रहे थे। लाला लाजपत राय बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे आगे। लाला हरदयाल हो गए आपके, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में आपका जो है गदर पार्टी की स्थापना की, ये भी तो बाहर ही थे। अब इनके बच्चे अगर मान लो बाहर पैदा होते हैं, तो क्या इनके बच्चे कल को अगर भारत आके रहना चाहे कि चलो हमारे पिताजी के साथ अंग्रेजों ने नाइंसाफ़ी की, वो नहीं रह पाए, उनकी पुलिस उनके पीछे थी हमेशा, लेकिन हम चाहते हैं अपने देश में रहना, तो क्या उनको नहीं रहने दोगे? जो इंडिया की ओरिजिन का है, क्या उसको नहीं रहने दोगे? वो भी तो इंडिया का नागरिक होगा ना। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इंडियन ओरिजिन का क्या है पैरामीटर? कि जिसके पिता माता दोनों भारत में से कोई एक
बिलोंग करते हो। पहले से पिता था, बाद में माता को ऐड किया गया, वो मैं आपको अभी आगे की कहानी बताऊंगा। तो राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो जो भी भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन इंडिया, आई एम गोइंग आउटसाइड इंडिया, और वहाँ पे अगर मान लो मेरी मैरिज होती है और मेरे बेबी होता है, तो मेरा जो बेबी होगा वो इंडिया के अंदर एलिजिबल है सिटीजनशिप लेने के लिए एज पर आर्टिकल 8, क्योंकि मेरा जो ओरिजिन है, मेरा जो लिंक है वो तो इंडिया से है, और मेरे ओरिजिन की वजह से क्या है कि वो भी इंडिया के अंदर लिंक कहीं ना कहीं बन जाता है। वो क्या बन जाता है, वो PIO बन जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो आर्टिकल 8 कहता है कि हम उसको भी दे देंगे, जो देश के बाहर जो लोग हैं उनको भी मिल जाएगा। गॉट दिस पॉइंट। आर्टिकल 9 कहता है कि मान लो कि कोई इंडिया में रह रहा था और बाहर जाके रहने लग गया, और बाहर जाकर उसने बाहर देश की नागरिकता ले ली, तो जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लेंगे, भारत की नागरिकता आपकी वहीं ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ पे डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो आप जो है जैसे किसी दूसरे कंट्री का, एब्रोड का अगर आप सिटीजनशिप लेंगे तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ध्यान रखना। आर्टिकल 9 कहता है पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो वॉलंटरली बाहर देश के सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करता है, जैसे आप अमेरिका गए और अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली, तो आप इंडिया के नागरिक नहीं रहेंगे। समझ बात? यू वॉन्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू विल बी द सिटीजन ऑफ डिफरेंट कंट्री। तो ये बात ध्यान रखेंगे, आप कहीं जाए रहे लेकिन सिटीजन। ये सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि बहुत सारे देशों के अंदर जो है डबल सिटीजनशिप है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे अमेरिका के अंदर डबल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप का ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया है। मैंने आपको बताया भी था ना पहले सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटेन से लेके आए थे हम सिटीजनशिप, वहाँ पे भी सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बाद आर्टिकल 9 में कहता है कि नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, वो मैंने आपको बता दिया। और आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो कि देश विरोधी है, जैसे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और इंडिया का चाइना से वॉर चल रहा है, और आप जो है इंडियन आर्मी के कानों में जाके बोलते हैं कि जीतेगा तो चाइना ही, तो सब तो आर्मी बोलेगी कि चाइना को बाद में निपटाएंगे, पहले से निपटाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना। आप जिस देश के हैं उस देश के प्रति जो है आपका थोड़ा सा फेथ रहना चाहिए ना। आप इंडिया के खिलाफ, आप इंडिया में रहते हैं और रोज सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, और जब तक दो बार जो है आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, तो आपके अंदर से स्ट्रेचिंग की फीलिंग नहीं आती। तो ये सब हरकतें जो है खुले में नहीं करनी है। हालांकि मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। किसी दिन अगर ये हरकत आपने कर दी, तो उसके बाद जो आपके स्ट्रेचिंग लोग करवाएंगे वहाँ पे, तो वो फिर हो सकता है कि आपके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पे मिले। तो समझो आप इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन कब का हो गया है, खाली पीले आपका हो जाए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है देश विरोधी काम ना करें कोई। और अगर आपने कोई देश विरोधी काम नहीं किया हुआ है तो फिर तो आपके सिटीजनशिप को कोई नहीं छेड़ सकता, कोई नहीं छेड़ सकता, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज़ टू गिव अ रीज़न बिहाइंड कैंसलिंग और रेदर सस्पेंडिंग योर सिटीजनशिप। उन्हें आंसर करना पड़ेगा, एंड दे वॉन्ट हैव एनी आंसर इफ़ यू हैव नॉट डन एनीथिंग अगेंस्ट द कंट्री। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए आप बेफिक्र रहें। अगर आपने कुछ देशद्रोह वाला या राजद्रोह वाला काम नहीं किया है तो आपकी सिटीजनशिप कोई नहीं बना सकता। संविधान बनाने वाले पागल थे क्या? वो जानते थे सिटीजनशिप का थोड़ा फायदा क्या होता है। अभी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं अब ये आर्टिकल समझाना है तो मुझे बताना पड़ेगा। सिटीजनशिप का थोड़ा फायदा होता है कि आप जब किसी भी देश के नागरिक बनते हैं तभी आपके पास राइट टू वोट आता है। आप वोट दे ही तब सकते हैं जब सिटीजन होंगे। आपको पता है 18 साल में जब आपका जब वोटर आईडी कार्ड बनता है, आपका पहचान पत्र बनता है, तभी तो वोट दे पाते हैं ना। वोट कोई बिना पहचान पत्र के दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। पहचान पत्र बनने का मतलब क्या है? नागरिक। तो एक तरफ आप नागरिक बने, दूसरी तरफ आपका एक और अधिकार आपको मिल गया, वो क्या? वोट देने का। जिसको वोट देने का अधिकार है उसको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है। इसका मतलब जो वोट दे सकता है वो कल को कहेगा मैं इन्हें वोट नहीं देगा, एक काम करो मैं ही खड़ा हो रहा हूँ, मुझे ही वोट दो। तो इसका मतलब उसको कंटेस्टिंग ऑफ इलेक्शन का भी अधिकार मिल जाता है, वो इलेक्शन भी फाइट कर सकता है। तो कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन
ये भी मिल गया, समझ रहे? आर्टिकल 326 कहता है एवरी पर्सन हु इज हैविंग द वोटर ID कार्ड इज द सिटीजन ऑफ, ही हैज़ द राइट टू वोट। उसका राइट टू वोट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा, ठीक है। और जैसे ही वोट देने का अधिकार मिला, एक अधिकार वोट देने का मिला, दूसरा अधिकार मेरे को क्या मिल गया? दूसरा अधिकार मिल गया मेरे को कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन का, कि मैं इलेक्शन में भी फाइट कर सकता हूँ। आप देखेंगे जितनी भी जगह पे मैं पढ़ाऊंगा, जितनी भी जगह पे क्वालिफिकेशन होगी, सबसे पहली क्वालिफिकेशन यही होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको देश का प्रेसिडेंट बनना है, 35 साल उम्र है, आप बन सकते हैं, लेकिन भारत के नागरिक होना चाहिए। आप देश के आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, 25 साल उम्र होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, लेकिन उससे पहले क्या है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। तो भारत का नागरिक ही नहीं है, सबसे पहले तो यही है ना, भारत के नागरिक को ही तो बनाएंगे। भारत के अंदर क्या कहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बिठाएंगे हम, जो है पॉलिटिकल पोस्ट पे बिठाएंगे, हम ऐसे नहीं बिठा सकते। तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है और इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिल जाता है। अगर मान लो कि मोदी जी को लगता है कि यार ये राहुल गांधी बीच बीच में कभी कभी तो उंगली करता ही है, कुछ ना कुछ परेशानी तो करता ही है, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है कि मूड खराब कर देता है मेरा, ठीक है ना। ऐसे तो महात्मा गांधी की इस कांग्रेस को जो है ये राहुल गांधी तक लेके आ चुका है, मतलब बिल्कुल ही पतन की दौर पे है, ला चुका है। लेकिन उसके बावजूद ही बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देता है कि मूड खराब कर देता है। एक काम करता हूँ, आर्टिकल 10 के तहत इसकी नागरिकता ही खत्म कर देता हूँ। ना रहेगी नागरिकता, ना दे पाएगा वोट, ना लड़ पाएगा इलेक्शन, पॉलिटिक्स से बाहर। किसी इंसान को पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर करना है तो कितना आसान है, आर्टिकल 10 के तहत उसकी नागरिकता ही खत्म कर दो। नागरिकता रहेगी नहीं तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले को पता था ये सब कुछ, कि इस आर्टिकल का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का कंपटीशन ही खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए कह दिया गया कि देशद्रोह, छोटा मोटा नहीं कहा, देशद्रोह के लेवल का अगर कोई काम किया है ना, तभी आपकी नागरिकता खत्म होगी। आपने क्राइम भी कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, सिटीजनशिप नहीं खत्म होती जल्दी, सिटीजनशिप खत्म ही नहीं होती। सिर्फ देशद्रोह और राजद्रोह, और उसके अंदर भी कंडीशंस हैं, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि यूएपीए का एक अलग से अपना कंडीशन चलता है, ऐसे नहीं। तो आर्टिकल 10 जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है कि सरकार आपको, आपके पास वोट देने का अधिकार है। सरकार चाहे कितनी भी तानाशाह हो, आप वोट के माध्यम से अपनी एक उंगली से सरकार को गिरा सकते हैं। आपको लगता है कि सरकार आपको हल्के में ले रही है, उसको लग रहा है कि पब्लिक में इतनी पावर ही नहीं है कि हमें टक्कर दे सके, आप खुद इलेक्शन में खड़े हो जाओ। जनता का समर्थन अगर आपके पास है तो इलेक्शन में खड़े हो, इलेक्शन जीतो और देश की पॉलिटिकल सिस्टम में आप आओ, और फिर उसके बाद दो टक्कर सही से। तो ये अधिकार ही आपको कब मिलते हैं? जब आप इस देश के सिटीजन बनते हैं। सिटीजन बनने का सबसे बड़ा अधिकार ही यही है, ध्यान रखेंगे यहाँ। If you are not a citizen of India, you cannot contest the election of India. You cannot vote in the जनरल इलेक्शंस ऑफ द कंट्री। आप सरकार ही नहीं चुन सकते। और भी हैं अधिकार, ऐसा नहीं है कि दो ही मिलते हैं, और मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिलता है, असेंबली करने का, यूनियन बनाने का, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ये सारा मिलता है। बट वो आर्टिकल 19 के साथ रिलेट कर जाता है। बट ये दो मेन अधिकार हैं जो आपको मिलेंगे सिटीजनशिप मिलते साथ ही। ये है आर्टिकल 10। और आर्टिकल 11 जो इसका लास्ट आर्टिकल है, इसका लास्ट आर्टिकल ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप के लिए कानून बनाने का। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप। पार्लियामेंट के पास पावर है सिर्फ कानून बनाने का। इसका मतलब कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, वो अगर नागरिकता के ऊपर कानून लेके आना चाहे तो नहीं लेके आ सकते, राइट। पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब हैं, वो नहीं लेके आ सकते, राइट। अगर मान लो जो है अशोक साहब राजस्थान में जो अगर लाना चाहे तो ला सकते, नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का पावर सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट, सेंटर के पास। तो इसीलिए देखेंगे कि आप अपने पूरे देश के अंदर एक नागरिकता, मैं बार बार एक चीज़ पूछता रहता हूँ बच्चों से, वो बताते नहीं है कि हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। हमारे अंदर जो है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, जहाँ पे 4 कोस में बदले पानी और 4 कोस में बदले वानी वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत है। लेकिन वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें जोड़ता है, जो हमें एक करता है? अलग करने के लिए बहुत कुछ है, एक करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? उसमें एक फैक्टर सिटीजनशिप है। आप चाहे दिल्ली के नागरिक हैं, आप चाहे दिल्ली में नागरिकता ले रहे हैं, लेकिन आप पूरे देश के किसी भी कोने में चले जाओ तब भी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली के बाद आप तमिलनाडु में गए तो वहाँ की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी, आप वहाँ से अरुणाचल प्रदेश गए तो वहाँ की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी। ना ना ना, आप पूरे देश के अंदर एक जगह नागरिकता लिया, अपने पूरे देश के अंदर नागरिकता आपको मिल गई। ये हिसाब किताब है।
हाँ, वोट देने के लिए आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ही वोट देने का मिलेगा कि आप वहाँ, अब हर जगह तो वोट देंगे तो फिर वोटिंग्स बढ़ जाएगी ना, तो वो। लेकिन ये है कि सिंगल सिटीजनशिप, ये नहीं कि अब मैं भारत में नागरिक बना, मतलब दिल्ली में मैंने नागरिकता के लिए अप्लाई किया, वहाँ नागरिकता मिली, अब मैं चला गया बेंगलोर कर्नाटका में, अब मैं वो कर्नाटका सरकार कह रही है कि यहाँ पे भी नागरिकता लो। लेकिन आप कभी यूएसए चले जाओ, until you have the टूरिस्ट वीज़ा, आपका ऐसा हाल ख़राब होगा वहाँ पे। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, आप नॉर्थ कैरोलिना से साउथ कैरोलिना जाएंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आप मैसाचुसेट्स से जो है, अगर आप न्यूयॉर्क जाएंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर आप प्लाईमाउथ से जो है, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं नीचे फ्लोरिडा तक अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लिए अलग से सिटीजनशिप, यहाँ के लिए अलग से सिटीजनशिप। जैसे ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घुसेंगे तो वहाँ पे फिर लाइसेंस भी अलग, परमिट भी अलग, आरसी का भी सीन अलग है, गाड़ी का नंबर भी अलग हो जाता है। तो मतलब हर जगह पे, हर स्टेट के अंदर जो है आपको अलग अलग नियम के हिसाब से फिर चलना पड़ेगा। इतनी, हालांकि अच्छी बात यह है अमेरिका के सिस्टम के अंदर कि अमेरिका बहुत फास्ट है, वो आईटी को ऐसे बिछा के बैठा है पूरे देश के अंदर। हमारे यहाँ जैसे नहीं है कि एक एक किलोमीटर में जो है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ना 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 ना, वहाँ पे चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा है। आपको एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी हम फास्ट टैग के माध्यम से, नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि 10 सेकंड से अगर ज़्यादा पैसे, अगर टाइम लग जाए आपको टोल प्लाजा के अंदर तो पैसे वापस कर देंगे हम। और वाकई में कोई, मैं अभी हाल ही में गया था, अभी आउट ऑफ स्टेट गया था, तो मैंने देखा था कि 10 सेकंड नहीं लगते थे हमें रुकने में। कभी किसी टोल प्लाजा पे हम 10 सेकंड भी नहीं रुके, गाड़ी लगी और स्कैन कर गया, निकल गए, कुछ भी नहीं करना पड़ा। जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी आई है, हम अभी लेके आए हैं, और ये लोग कब से लेके बैठे हुए हैं। इनके यहाँ पे कोई नागरिक, ये अच्छी बात, रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इतना कंफर्ट कर रखा है, इतना कंफर्ट कर रखा है, टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया इस्तेमाल है। हमारे यहाँ पे लड़कियाँ प्रोटेस्ट करती है कि भैया रिप्ड जीन्स पहनूंगी। वो क्या है रिप्ड जीन्स यार? वो फटे हुए जीन्स जो होते हैं यहाँ से, वो कहते हैं मैं जीन्स पहनूंगी। भाई यार, हमारे यहाँ पे पुलिस जो है वो मर्डर होने के बाद अगर फ़ोन करे तो ससुरा 1 घंटे बाद आती है, हैं? हमारे यहाँ पे जो, एक तो पहली बात तो हमारे पास ऑलरेडी पुलिस की कमी है कई सारे स्टेट्स के अंदर, और उसमें भी हम पुलिस पे अगर डिपेंडेंट रहेंगे, पुलिस 1 घंटे बाद आएगी, इतने में काम खत्म। यहाँ पे हमारे यहाँ पे पीसीआर की वैन चलती है तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद कोई दिखाई दे रही है तो दे रही है, वरना वो भी नहीं दिखाई दे रही। और ये तो सबको पता है, सब जगह पे यही हाल है। सबसे गंदा अगर काम कहीं पे अगर सही हो रहा है, सही मायने में अगर ग्राउंड पे काम हो रहा है तो पुलिस के मामले में। पुलिस को देख के लोगों के अंदर ये संतुष्टि होनी चाहिए, ये सुरक्षा का भाव आता है कि पुलिस है तो डरने की बात नहीं है भाई। लेकिन उल्टा हो रहा है, लोग डर इस बात के ले रहे हैं कि यार पुलिस है। ठीक है, गेम हो, मतलब सोच क्या होनी चाहिए, हो क्या रही है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को अगर घर वाले कहते हैं या सरकार कहती है, कोई भी कहता है, सरकार को भी ये बात पता है कि अभी हमारे पास नहीं है। हालांकि सरकार को काम भी करना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा एग्री रहता हूँ। अभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे पुराने वाले, क्या नाम था उनका, भूल गया मैं यार। वो 2-3 महीने के लिए आए थे, उनने में इतने बवाल कर दिया उन्होंने। वो रिप्ड जीन्स कहाँ पे उन्होंने भाषण दे थे, जो कुछ भी है। मैं उनकी फीलिंग समझ सकता था, वो क्या कहना चाह रहे थे। जो उस टाइम में देख रहा था, मैंने कहा कहना क्या चाह रहे हैं इंसान, क्या गलत गए, मतलब क्या बात सही रहते लेकिन गलत लोग ले गए कि अच्छा कर्नाटक प्लेस पे लेडी से निकल के आ गई जीन्स, फटे हुए जीन्स पहन करके, यार पहनेंगे, हमारा अधिकार है। अरे कौन मना कर रहा है? तुम कर्नाटक प्लेस में रहते हो, तुम बिल्कुल पहनो यार। कर्नाटक प्लेस में तो हर जगह पे लगी हुई है, क्या कहते हैं, गाड़ियाँ पुलिस की। वहाँ पे कोई लड़की अगर अंधेरे में भी जाएगी तो उसे डर नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियाँ उजाले में भी जाए तो डर है। तो ऐसे में अगर हम कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हम ही सुरक्षित होकर चले, हम क्यों पुलिस के भरोसे बैठे रहे? हम अपनी इज्जत का तो हमें देखना है। लेकिन अमेरिका के अंदर कोई लड़की बीच पे भी बैठी हुई है और रात में भी बैठी हुई है, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक भी कोई नहीं है, तब भी उसके पास सिक्योरिटी है, तब भी पुलिस वहाँ पे घूम रही है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी है तो लड़कियाँ खुला घूम सकती है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यार नहीं यार, थोड़े कपड़े बड़े ही पहन लो, कपड़े कुछ कर लो। इसलिए नहीं कि हम अपनी बेटियों को रोक रहे हैं, इसलिए नहीं। आई हैव माई सिस्टर, शी वियर्स वॉट एवर शी लाइक्स, आई नेवर स्पीक एनीथिंग। वाई? बिकॉज आई नो कि हाँ ठीक है, मेरे यहाँ पे सिक्योरिटी है, मतलब हम उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हम भाई हैं, काफ़ी लोग हैं, तो ठीक है, पता रहता है कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। अब बहुत सारे हैं जिनके पास नहीं है। ऐसे में अगर सिक्योरिटी खुद से लेके चल रहे तो उसमें गलत क्या है? बुरा मान गया ना, हाँ महिलाओं को दबाया जा रहा है, सदियों से दबाया जा रहा है, ये भी दबा रहे हैं। अरे दबाया नहीं जा रहा है, पहले इकोनॉमिकली ठीक कर लो अपने आप को,
थोड़ा पॉलिटिकली अपनी पावर ले आओ, पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 150-200 लेडीज़ बिठा लो, विधानसभा के अंदर कम से कम 50-60 जो है हर विधानसभा के अंदर कम से कम महिलाओं को बिठा लो, तब जाके उठाओ अपनी आवाज़। क्या दिक्कत है? पॉलिटिकली एम्पावर करना नहीं है, सोशल एम्पावरमेंट चाहिए इनको। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बिना सोशल एम्पावरमेंट कैसे आएगा? अमेरिका इकोनॉमी के अंदर बहुत आगे है, अमेरिका कर सकता है चीज़ों को। खैर ऐसा नहीं है, अब काम हर जगह चल रहा है, लेकिन हाँ फिर भी तो सिटीजनशिप के ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? आपका पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास रेगुलेट करने की पूरी पावर है सिटीजनशिप को, और पार्लियामेंट ने इस पे कानून बनाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये बहुत बार अमेंड कर दिया गया है इसे। 55 के बाद ये 86 में अमेंड हुआ, 1986 में इसे अमेंड किया गया, उसका 1992 में किया गया, आई थिंक 2003 में भी हुआ था, 2015 में भी हुआ था, और 2020 में भी हुआ है। 2020 वाला तो खैर पता ही है आपको, सब कुछ सारी चीज़ें पता ही है, मैं क्या ही बताऊं, आप खुद ही जीनियस लोग हैं, ठीक है। हम तो बस आपका थोड़ा सा सफ़र आसान कर रहे हैं अपनी तरफ से। 2005 में भी किया गया था, तो इतनी बार अमेंड किया गया है। सिटीजनशिप के ऊपर कानून हमारे पास जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। इसी में अभी अमेंडमेंट लेके आए थे, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन शॉर्ट CAA बन गया था। क्या था इसका बवाल, क्या था इसके अंदर, क्या इसकी कहानी थी? ये सारी की सारी कहानी सब कुछ जो है मैं अगली क्लास में आपको डिटेल से बताऊंगा।